जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यह बीमारी दोबारा से यानी कि एक बार फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि हमारी जो सेलिब्रिटी है, जो एक्ट्रेस है हिना खान, उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और अब उनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के रूप में चल रहा है ना। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो है ये उनको तो हो गया, बाकी सबको ना हो या हमारी नॉलेज हो, ताकि हम अपने परिवार में, अपने घर में, आस पड़ोस में उन महिलाओं को, फीमेल्स को अवेयर कर सकें जो गलतियां उनसे हो रही हैं, है ना। तो हम हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बीमारी को ज़रूर समझें जो आजकल चारों तरफ फैल रही है या आजकल न्यूज़ का हिस्सा बन गई है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, हम बात करेंगे कॉज को लेकर, सिम्टम्स को लेकर, डायग्नोज को लेकर, प्रिकॉशन को लेकर और न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका है उसमें, हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं, हम कितना उनके लिए योगदान दे सकते हैं, ये भी बात करेंगे, है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आज हम बात करेंगे। पहले कॉज को लेकर बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या गलतियां हो जाती हैं या हम जाने अनजाने में किन गलतियों को करते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन बन सकती है। तो कॉज को लेकर अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो महिलाएं बच्चों को फीडिंग कराती हैं या जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनके साथ में ये कंडीशन बन सकती है। कई बार हम ब्रेस्ट फीडिंग से बचते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं उससे बचती हैं, और वो कहीं ना कहीं जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस मिल्क प्रोड्यूस होने की वजह से धीरे धीरे अगर हम उसका यूज़ ना करें, यानी कि उसे आउटपुट ना करें, उसे बाहर ना निकालें, तो वहाँ पर वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, गलने लगता है और वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस डेवलप करता है। हमारा जो कैंसर की सेल है हमारे ही शरीर के अंदर डेवलप होती है। कैंसर की सेल कोई बाहर से नहीं आती है, हमारे ही शरीर के अंदर हमारी ही सेल ये इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो अपना डेवलपमेंट उसका जो है वो एबनॉर्मल होने लगता है। यानी कि कैंसर की सेल कोई बाहर से कोई कैंसर का वायरस नहीं है कि भाई हमने कहीं से सांस ली, किसी को छुआ तो कैंसर उससे हमारी बॉडी में डेवलप हो गया। कैंसर फैलता नहीं है, यानी कि कैंसर के पेशेंट के साथ, रोगी के साथ अगर बैठेंगे उठेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर हमारे शरीर के अंदर ही डेवलप होता है, लेकिन हम शरीर के अंदर ऐसी सिचुएशन यानी कि ऐसी अवस्था पैदा कर देते हैं जिससे हमारी नॉर्मल सेल कैंसर में तब्दील हो जाती है ना। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर, कि हमारे जो समाज में जितने भी गुंडे हैं, चोर उचक्के हैं, जो भी हैं, ये कहाँ से पैदा हो रही है? कोई बाहर से थोड़ी आ रही है, हमारे ही शरीर के, हमारे ही आसपास के लोग इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें पैसा कमाने का जरिया नहीं मिलता, तो वो गलत रास्ते पर चल देते हैं। ऐसे ही कुछ इरिटेशन हमारे शरीर के अंदर चलती है, चाहे वो अलग अलग कारण हो सकते हैं उस इरिटेशन के। तो यहाँ पर जो इरिटेशन हुए कि वहाँ पर धीरे धीरे बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाते हैं और वहाँ पर वो हमारे सेल के डीएनए को गड़बड़ कर देते हैं। डीएनए और आरएनए जो है वो हमारा न्यूक्लियस का पार्ट जो है, जहाँ से ये कैंसर की सेल डेवलप होती हैं, उसकी ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल होने लग जाती है। जहां अभी तक हमारी जो सेल है वो 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 6 हो रही है, वहीं पर वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करती है और अपने आकार को बढ़ा लेती है, जो कि अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है। तो यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको पिलाना ही चाहिए, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये तो होगी अगर मैरिड महिला हैं। अनमैरिड गर्ल्स में क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है, कई बार अनसेफ्टी से अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कंसीव हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी ठहर जाती है। जब आप अनमैरिड की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है और यानी कि आप कंसीव करते हैं, वो अनचाहे गर्भ को हम धारण करते हैं, तो उस समय पर हम क्या करते हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उस कोई ना कोई दवाइयाँ खाकर, कुछ ना कुछ मेडिसिन लेकर उस गर्भ को तो गिरा देते हैं, लेकिन बॉडी में होने वाले उन चेंजेस को हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, हमारे ब्रेस्ट के अंडर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है।
है ना, यानी कि वहां पर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन अपना काम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही आप कंसीव करते हैं। अब वो कंसीव करने के बाद आप उसे रखते हैं नहीं रखते हैं ये अलग कंडीशन है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें पता है कि 9 महीने बाद जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी तो उस समय पर हमारे ब्रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए और वहां पर मिल्क प्रोड्यूस होना चाहिए। तो वहां पर उन गलतियों की वजह से भी हमारे इन हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से वहां पर छोटी छोटी गांठें डेवलप हो जाती हैं। ये छोटी छोटी गांठें जो हैं वो प्रोलैक्टिन की वजह से हो जाती हैं और ये प्रोलैक्टिन की वजह से अब हमने वो गर्भ तो गिरा दिया, लेकिन जो यहाँ पर चेंजेस हो गए हम इनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके वो गांठें या प्रोलैक्टिन की वजह से वहां पर इरिटेशन होती है और इरिटेशन आपका कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में मैरिड और अनमैरिड दोनों ही गर्ल्स हमारी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो हमें अनमैरिड कंडीशन में अनसेफ सेक्स से बचना चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा कारण है हमारे ब्रेस्ट कैंसर का अनमैरिड गर्ल्स में। दूसरा जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि केवल और केवल 20% ही जेनेटिक हो सकता है। यानी कि अगर आपकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है या आपकी जनरेशन में कहीं ब्रेस्ट कैंसर है तो केवल और केवल 20% ही हो सकता है। और ये 20% भी आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि आपके वहां से ट्रांसफर तो हुए जीन्स, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो फिर आपको आने के चांसेस हैं उसमें 20% में। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के कम से कम चांसेस हैं। ये केवल 15 से 20% ही जेनेटिकल कारण बनता है। लेकिन अगर किसी के फोरफादर में से, किसी की मदर में से अगर किसी को ऐसा हुआ है तो उन गर्ल्स को, उन फीमेल्स को सावधान रहने की जरूरत है और अपने दैनिक रूटीन में ये चीजें ध्यान करनी है। जैसे हम बताएंगे कि कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, तो उन चीजों पर भी हमने ध्यान करना है कि कहीं ऐसी कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। रेडिएशन आजकल जो है हम कई बार कुछ चीजों से गुजरते हैं। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। कई बार हम रात को सोते समय सिर के पास मोबाइल रखकर सोते हैं। कई बार हम टीवी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और कई बार हम अननेसेसरी अपना एक्सरे कराते हैं। तो आपने देखा होगा एक्सरे के बाहर रूम पर लिखा जाता है कि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं इस रूम से दूर रहें। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो एक्सरे के रेज हैं वो हमारे लिए घातक होती हैं। हम कई बार कभी चाहे एक्सीडेंटल आपको चेस्ट में फ्रैक्चर हो गया, रिब्स में फ्रैक्चर हो गया या बैक में फ्रैक्चर हो गया तो हम मजबूरन भी कई बार ज़्यादा एक्सरे कराते हैं उसकी ग्रोथ देखने के लिए, हड्डी जुड़ी नहीं जुड़ी, कितनी जुड़ी, कितनी बार। तो हम क्या है बहुत कम समय के अंतराल में बार बार जो एक्सरे करा रहे हैं उन एक्सरे से फीमेल्स के अंदर वो एक्सरे की रेज आपके चेस्ट पर जाती है और वहाँ पर उस सेल की ग्रोथ को चेंज कर सकती है। तो बार बार एक्सरे भी नहीं कराना चाहिए। तो ये रेडिएशन है। रेडिएशन के अलग अलग कारण है। मैंने आपको बताया मोबाइल का एक्सेस यूज या सोते समय पर हम चेस्ट के सिर के नीचे रखकर सोते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन भर आप मोबाइल के साथ हैं तो कम से कम आपका रेडिएशन का जो मोबाइल का रेडिएशन है वो रात को तो दूर रहना चाहिए। कई बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हमारे को इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। हम लंग्स की बीमारी से परेशान हैं या कुछ और भी बीमारी से परेशान है, हैवी डोज हम किसी भी मेडिसिन का ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम हैवी मेडिसिन खाते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमारे को इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। और ख़ास तौर से तब जब हम हार्मोनल मेडिसिन ले रहे हैं, हम किसी हार्मोन्स की गड़बड़ी से गुजर रहे हैं, खास तौर से पीसीओडी, पीसीओएस या हमारे एक्ने या एक्स्ट्रा ग्रोथ चेहरे पर हो जाती है, बालों की हो जाती है फीमेल्स के ऊपर। तो जब फीमेल हार्मोनल प्रॉब्लम से परेशान है और उसका लंबे समय तक इलाज चल रहा है, चाहे वो रेडिएशन हो सकता है, लेजर ट्रीटमेंट हो सकता है, चाहे वो आपका मेडिसिनल हो सकता है, तो उसकी वजह से भी फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वहाँ पर भी वो भी एक कारण आपके ब्रेस्ट में कैंसर का बन सकता है ना। हार्मोन इनबैलेंस आपको बताया, ये हार्मोन इनबैलेंस
और भी कई तरीकों से हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि अगर हम पैक्ड दूध जो ले रहे हैं, मिल्क जो ले रहे हैं, वो मिल्क भी जिस डेयरी से आता है, जिन गायों से या भैंस से आता है, गाय से भैंस से आता है, उनको भी हम कॉमर्शियली जो यूज कर रहे हैं उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन कॉमर्शियली वो दूध को लाने के लिए देते हैं, गाय भैंस को देते हैं, और उस इंजेक्शन का असर उनके दूध में भी होता है। यानी कि गाय भैंस जिसका भी आप दूध यूज कर रहे हैं, मिल्क यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ऑक्सीटोसिन उनके मिल्क में आएगा और यही ऑक्सीटोसिन आपके शरीर के अंदर जाएगा। तो जो महिलाएं बाहर के दूध का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि वो दूध का सेवन करती हैं, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन जाएगा और ऑक्सीटोसिन हमारी मिल्क प्रोडक्शन में यानी कि फीमेल की ब्रेस्ट पर काम करता है। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का ही काम है कि मिल्क बनाना और मिल्क को बाहर निकालना ब्रेस्ट के अंदर से। तो वहां पर एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन, एक तो बॉडी का खुद का ऑक्सीटोसिन है और दूसरा हम आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन को हम इनटेक कर रहे हैं, वहां पर दोनों ही मिलकर आपके लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अननेसेसरी सर्जरीज अगर हम करा रहे हैं, आजकल बहुत सारे फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा साइज हो, अच्छी लुक हो, वो अच्छा दिखे, बॉडी फिगर बहुत अच्छा हो, अननेसेसरी हम छेड़छाड़ करते हैं। तो जब भी हम अननेचुरल एक्टिविटी शरीर के साथ करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, हम अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं, हम बहुत सारी अननेसेसरी अपनी सर्जरीज कराते हैं, ब्रेस्ट का साइज डेवलप करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स दिखने के लिए, अच्छा लुक करने के लिए हम ब्रेस्ट के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये भी हमारे ब्रेस्ट कैंसर का कारण है, क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा रेडिएशन, बहुत ज़्यादा मेडिसिन और बहुत सारी अलग अलग लेजर थेरेपीज का यूज होता है, जो हमारे नेचुरल सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है। तो आजकल जो पंप एंड शो का जो जमाना है, आजकल जो सेलिब्रिटीज हैं, इस तरीके की गलतियां बहुत करते हैं। अच्छा दिखने के चक्कर में वो अपने नेचुरल शरीर का खराब कर लेते हैं, है ना। इसके बाद में पैक्ड फूड है, जैसे हम जो भी फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो हम जानते हैं जब भी चाउमीन का इस्तेमाल करते हैं बनने के अंदर, तो चाउमीन में अजीनोमोटो नामक एक केमिकल डाला जाता है, जो कि चाउमीन को टेस्टी और गलाने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे फास्ट फूड हैं जिनके अंदर ये केमिकल डाला जाता है और इसमें साफ साफ लिखा जाता है कि अजीनोमोटो जो है वो कैंसरस है, यानी कि आपकी बॉडी में कैंसर को डेवलप करने का कारण बनता है। ऐसे सभी बहुत सारे ऐसे पैक्ड फूड के ऊपर लिखा जाता है कि इसके अंदर जो डाला गया है केमिकल वो कैंसरस हो सकता है, यानी कि क्योंकि हमारे यहाँ पर पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनको प्रिजर्व रखने के लिए हम देखते हैं आज हर चीज़ आपको पैकिंग में मिल रही है। आप राजमा चावल है पैकिंग में खा सकते हैं, आपको केवल लेकर आना है और उसे गर्म पानी में डालना है, आपके लिए तैयार है। तो इनको प्रिजर्व रखना पड़ता है, इनको खराब ना हो जाए, ये हमारे 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक ठीक बने रहें। आप कल्पना करिए घर में आप राजमा चावल बनाइए, छोले चावल बनाइए या किसी सब्जी को बनाइए, क्या 6 महीने तक आपकी वो सब्जी रह सकती है? 6 महीने तक वो सेफ रह सकता है? तो उसको बनाकर पैकेट में डालकर उसके अंदर कुछ केमिकल डाले जाते हैं, ये 6 महीने तक उसको खराब नहीं होने देते। तो उस कंडीशन में अगर हम इन फूड्स को खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कैंसर का कारण बन जाता है। सिम्टम्स के तौर पर अगर हम देखें तो सिम्टम्स के तौर पर तो इसमें जब ब्रेस्ट को हम एनालिसिस करें, यानी कि जब भी अगर किसी को ये दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले देखिए हमें सेल्फ डायग्नोज करना चाहिए। सेल्फ डायग्नोज में क्या है कि खास तौर से जो फीमेल है उनको ये एनालिसिस करना है कि उनके ब्रेस्ट के अंदर कोई बदलाव आ रहा है, उनके ब्रेस्ट के साइज में कोई बदलाव है, या उनको कोई अलग सा पेन है, या उनके निप्पल से कोई म्यूकस यानी कि चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। ये ब्लड भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया डेवलप हो गए, वहां पर इंफेक्शन हो गया, वहां पर उसके सेल रिएक्शन दे रहे हैं, तो वहां पर उनके ब्रेस्ट से यानी कि निप्पल से चिपचिपा पदार्थ निकल सकता है, कोई म्यूकस निकल सकता है, मिल्क आ सकता है और कई बार ये ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर ऐसे कुछ सेल्फ आप डायग्नोज कर रहे हैं तो आपको ये सिम्टम्स के तौर पर देखने को मिलेगा। वहां पर आपको मिल्क आना,
मिल्क के अंदर आपका ब्लड आना, या वहां पर आपको पेन है, कई बार आपके प्रेस करने पर, उसको प्रेस करने पर भी पेन है, स्वेलिंग है, रेडिश है, यानी कि निप्पल्स के चारों तरफ लाल आपको नजर आ रहा है, तो फिर आपको सचेत होने की आवश्यकता है। इसमें आपके मूवमेंट में जब आप हाथ को घुमाते हैं तो पेन आ सकता है, यानी कि चेस्ट की मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो आप हाथ को घुमाते हैं या आप सीने को एक्सरसाइज करते हैं, योगा एक्सरसाइज करने के दौरान आपको खिंचाव और पेन है, तो भी आपको सचेत होने की आवश्यकता है ना। तो इस तरीके से हम सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं पेन, निपल्स और उसमें से जो पस वगैरह है वो आपको पता लगेगा। इसमें हम प्रेस कर कर भी देख सकते हैं। इसमें हम ऊपर की तरफ प्रेस कर कर, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस कर कर, दाएं से बाएं प्रेस कर कर, बाएं से दाएं प्रेस कर कर, इस तरीके से भी हम डायग्नोस करें कि क्या हमारे ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठें हैं, उन गांठों में क्या पेन है, उन गांठों को छूने पर पेन है, तो भी ये आपके सिम्टम्स हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने अगले डायग्नोस की तरफ जाना चाहिए जो कि मेडिकली होना चाहिए। तो सेल्फ मैनुअल डायग्नोस करना है, और मैनुअल डायग्नोस करने पर अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसा लगता है जो अनयूजुअल है, यानी कि कुछ अलग है हटकर, तो फिर हमें कहीं ना कहीं इसके लिए मैमोग्राफी की तरफ जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, या जो पैट स्कैन कराना चाहिए, बायोप्सी कराना चाहिए। यानी कि ये वो टेस्ट हैं जिनकी मदद से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे ब्रेस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। यानी कि पहला हम जो कराते हैं इसमें मैमोग्राफी टेस्ट करा सकते हैं, हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को हमें कराना चाहिए। तीसरा हम इसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड हो सकता है। चौथा हमारा पैट स्कैन है, यानी कि हम स्कैन करते हैं कहीं कहीं अनडेवलप, यानी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डेवलप हो रही जो हमारे लिए शरीर में खतरनाक हो। और पांचवी चीज़ जो है वो हम इसका एक सैंपल लेते हैं, अगर गांठ है उस सैंपल लेते हैं, उसको बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। तो हमें और क्या ध्यान करना है, जब ऐसा कुछ भी डेवलप हो तो हमें अपने रूटीन को चेक करने की जरूरत है। उसमें रूटीन में चेक करने की क्या जरूरत है कि हमें कुछ एक्सरसाइजेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारी लिथार्जिक यानी कि जो लाइफ स्टाइल है, कम एक्सरसाइज वाली, कभी भी उठने वाली, कभी भी सोने वाली, कुछ भी खा लेने वाली एक्सरसाइज, हमारी जो भी रूटीन है इसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहला ट्रीटमेंट तो आपको आपका खुद का शुरू होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपके डायग्नोस के बाद शुरू होगा। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो अनयूजुअल हैं, अनबैलेंस हैं, कुछ अलग हटके हैं, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है। टाइम पर सोना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक जब तक आपका ठीक है तब तक आप कम चांसेस है कि आप बीमार होंगे। समय पर उठना, समय पर सोना, आपके खाने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, आपके सोने का, सुबह के नाश्ते का टाइम, दोपहर के लंच का टाइम, रात के डिनर का टाइम, ये सब फिक्स होना चाहिए। कभी भी कुछ नहीं खाना, एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको खाने की जरूरत है। जो हम खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है और कितना आप उसे मौसम के अनुसार खा रहे हैं। मौसम के अलग चीजें जो भी आप खा रहे हैं वो आपको बीमारी का कारण बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जितनी भी मौसम के अलग चीजें हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए केमिकल्स या कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आपको नुकसान करेंगे। अब इसमें जो है कि हमें यह ध्यान करना है कि अब एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। खास तौर से हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। तो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले न्यूरोथेरेपी क्या करती है कि हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है जो किसी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकने की ताकत रखता है, जो उसको हम सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। तो सोमैटोस्टैटिन को बनाने के लिए हम 2-PEN × 6 ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 2-PEN × 6 ट्रीटमेंट हमारे शरीर के अंदर चल रही किसी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। पहला काम, यानी कि हम पहला प्रिकॉशन क्या है कि हम 2-PEN देना शुरू करें या 2-PEN लेना शुरू करें। दूसरा, अब हमें जो गांठें बन गई हैं वो डिजॉल्व होनी चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। तो हम इसमें 1 पैरा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 पैरा से हम किसी भी गांठों को, जो गांठ डेवलप हो गई हैं, उनको हम श्रिंक करते हैं, यानी कि उसे डिजॉल्व करते हैं। तीसरा, ये जो डेवलपमेंट है इसमें हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो एक जगह पर है, वो बहुत बाद में जाकर फैलता है।
तो हम यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें लिम्फेटिक सिस्टम पर काम कर सकते हैं। हम लिम्फेटिक पॉइंट दें, स्प्लीन है, लिवर है, थाइमस है, हम इस पॉइंट को हम दे सकते हैं। और खास तौर से लिम्फ और लिवर का इस्तेमाल, आप स्प्लीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। थाइमस उस एरिया के पास है तो उसको हम अवॉइड करें। तो लिम्फ, लिवर और स्प्लीन को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में हमारी इम्यूनिटी लो चली जाती है और वहाँ पर हमें उसको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। अगली चीज़ हमें ये भी ध्यान करना है कि 3 गैस ओनली 3 गैस आई का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होगा, इससे आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, भले पेट के लिए और भी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट भी आपके लिए काम करेंगे। ऐसा अनुभव है कि क्वेडा इक्विना ट्रीटमेंट कैंसर के पेशेंट को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो क्वेडा इक्विना ट्रीटमेंट गुरुजी ने तभी बनाया जब किसी ना किसी कैंसर के पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान करें, और बॉडी के टेम्परेचर को दिन में एक बार थोड़ा सा अप करना है। अप करने का मतलब ये है कि जो बॉडी के अंदर जो कैंसर की सेल हैं ये 37 डिग्री सेल्सियस पर डेवलप होंगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम बॉडी के टेम्परेचर को 38 या 39 तक लेके चले जाएं तो हाई टेम्परेचर में जो कैंसर सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं। तो उस समय पर हम क्या कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज के दौरान हम बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, या स्टीम बाथ के थ्रू। स्टीम बाथ में भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे हमें स्टीम बाथ का इस्तेमाल करना है कि बॉडी का टेम्परेचर 38 या 39 डिग्री तक पहुंच जाए। तो इससे बॉडी के अंदर जो कैंसर की सेल हैं वो भी धीरे धीरे डाउन हो जाएंगी। एंटी कैंसरस चीज़ें हमें लेनी चाहिए। जैसे हम हल्दी को जानते हैं कि एंटी कैंसरस है, तो हल्दी का इस्तेमाल करें, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। और हम जानते हैं कि एंटी कैंसरस के रूप में कीवी है, उसका इस्तेमाल करें। या हमारे जो आपने हरी गोभी देखी होगी, छोटी छोटी जो आती है, ब्रोकली जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। तो ये एंटी कैंसरस है, यानी कि जो अपने जो कैंसर की सेल को ग्रोथ करने में रुकावट डालते हैं। और ऑक्सीजन तो है ही कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें। तो इन सब से भी आपके कैंसर की सेल्स में मदद मिलेगी कि वो डाउन होगी। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी सिम्टम ऐसा लग रहा है, और इसको डिले ना करें, क्योंकि कैंसर की जो ग्रोथ है बहुत तेजी से फैलती है। हिना खान को 3rd स्टेज में पता चला कि उनको कैंसर है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, हर साल उनका मेडिकल चेकअप होता होगा, लेकिन फिर भी कैंसर की सेल का डायग्नोस कब हुआ, कैंसर की प्रॉब्लम का कब डायग्नोस हुआ, जब वो 3rd स्टेज में पहुंच गई। तो 3rd स्टेज में पहुंचने के बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसे रिवर्स लाना। लेकिन अगर हम 1st स्टेज में, 2nd स्टेज में भी अगर हम इनको देखें तो बहुत सारी कंडीशन में हम देखते हैं कि इसको हम रिवर्सिबल ला सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है, बड़ा कैंसर है, यानी कि सबसे ज़्यादा फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो फीमेल को तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना रखे कि अगर कुछ भी 19-20 उनको ब्रेस्ट के अंदर लगता है तो पहले मैनुअल चेकअप, दूसरी बात फिर मेडिकल चेकअप, इन दोनों पर जाना चाहिए और तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराएं। आजकल सर्जरी के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है कि ब्रेस्ट को ही वहाँ से पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाता है। उस ब्रेस्ट के जितने भी एरिया में कैंसर है वो सारा का सारा एरिया रिमूव कर दिया था। और ऐसे बहुत सारी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इससे उभर कर आई हैं, है ना। तो जैसे महिमा चौधरी हैं, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से ही आज बिल्कुल ठीक हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है क्योंकि हम उस पार्ट को ही वहाँ से रिमूव कर देते हैं जो पार्ट हमारा डैमेज है। लेकिन हम उस स्टेज तक ना पहुँचे तो उससे पहले ही अगर हम 1st स्टेज में या शुरुआती दौर में अगर हम समझ जाएँ, कुछ चीज़ों को, सिम्टम्स को समझें, तो हम उस क्रिटिकल लेवल से बच सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है। अगर माइल्ड स्टेज का कैंसर है, न्यूरोथेरेपी तो किसी भी स्टेज में आप ले सकते हैं, चाहे 3rd है, चाहे 4th है, चाहे कोई भी है, लेकिन 1st स्टेज में न्यूरोथेरेपी से भी बहुत कुछ लाभ लिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आज बात करी कैंसर के कॉज को लेकर,
उसके सिम्टम्स को लेकर, डायग्नोसिस को लेकर, सेल्फ डायग्नोस और मेडिकल डायग्नोस, और प्रिकॉशन क्या करना है, हमें कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी या ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जो कैंसर का कारण बन सकता है। देखिए, एक जेनेटिकल कॉज को छोड़ दें तो बाकी सारे कॉज आपके खुद के हैं, है ना। एक जेनेटिकल कॉज, अगर हम जेनेटिक में तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो माँ बाप से हमारे पास जीन्स आए हैं उसमें तुम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव इतना कर सकते कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, तो जेनेटिक बीमारियां भी हमारे को परेशान कम से कम करती हैं। और न्यूरोथेरेपी की क्या रोल है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादातर लोगों तक शेयर करेंगे तो हर फीमेल को ये समझ आ जाएगा कि हमें सेल्फ डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है।